हेलो। कमलेश मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। कमलेश मैम। हाँ जी, अब आ गई आवाज। हाँ, अब आवाज ठीक है जी। अब ठीक है। तो अब तक शुरू ही नहीं हुआ था सर अब चैप्टर, ठीक है। मैंने तो कर दिया था। शुरू से करना क्या सर? अब है 18वां चैप्टर हमारा। धनराज पिल्ले और विनीता जी का वार्तालाप हुआ है। विनीता पांडे ने धनराज पिल्ले का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया है। तो उसमें धनराज पिल्ले और विनीता जी की क्या क्या बातें हुई हैं वे हम सारी पढ़ी हैं कि कैसे इन्होंने संघर्ष भरा जीवन जिया, गरीबी में थे, खेलने का मन करता था तो अपने दोस्तों से ये हॉकी स्टिक मांगते थे, बाद में अपने भाई से पुरानी स्टिक मिली, फिर खेलते चले गए, पढ़ाई में ये कमजोर थे। इस तरह की काफी बातें इन्होंने अपने बारे में बताई है विनीता जी को। तो आगे विनीता जी इनसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो देखिए। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब विनीता जी ने धनराज पिल्ले से पूछा कि आपके लिए आपके परिवार की क्या महत्ता है, क्या अहमियत है, आपका परिवार आपके लिए क्या महत्व रखता है? तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? मेरी माँ से। मेरी माँ ने मुझे हर प्रकार से हर चीज के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ही हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की थी और अच्छे संस्कार डाले। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ, यानी मैं उनका सबसे प्रिय पुत्र हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या चाहे मैं विदेश में रहूं, लेकिन हर रोज रात को सोने से पहले मैं अपनी माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे ये सीख दी है कि बेटा, प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी अपनी विनम्रता को संभाल कर रखना, विनम्रता को खोना मत, इसको बनाए रखना। और मेरी सबसे बड़ी भाभी है जो कविता, वे भी मेरे लिए किसकी तरह है? माँ की तरह है। वे भी मेरे लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भी मुझे काफी प्रेरित किया है। अब विनीता जी ने फिर अगला क्वेश्चन पूछा, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज ने बताया, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कोरवाल हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। अविनीता जी ने अगला क्या प्रश्न पूछा उनसे कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? कृत्रिम घास होती है बनावटी, एक तो ये प्रकृति द्वारा घास उगती है, ये नहीं, जो कृत्रिम होती है बनावटी घास होती है, उस पर घास, उस ऐसी घास पर आपने हॉकी कब खेली? तो धनराज जी ने क्या बताया
कि सबसे पहले मैंने कृत्रिम घास कब देखी थी, जब राष्ट्रीय खेलों में मैं भाग लेने के लिए 1988 ईस्वी में नई दिल्ली आया था। और मुझे ये भी याद है कि वहां पर सोनिया और जुबिन और वालहू ये भी खिलाड़ी थे। उन्होंने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बताए थे कि किस प्रकार कृत्रिम घास पर खेला जाता है। जब वे मुझे बता रहे थे तो मैं उस समय झुक झुक कर मैदान में उस उगी हुई घास को हाथ से छू छू कर देख रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर भी तरक्की कर सकता है, जिससे कृत्रिम घास भी इस प्रकार उगाई जा सकती है। वह उस घास को छूकर हैरान था और सोनिया और जोक्विन को लोगों के द्वारा बताई गई बातों को लेकर भी बहुत ही हैरान था। और उस हैरानी की वजह से ही वह घास को छू छू कर देख रहा था कि यह बनावटी है या असली है। और उसके बाद देख करके उसे हैरानी हुई कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, इस प्रकार भी विज्ञान उन्नति करके आगे जा सकता है। अविनीता ने अगला क्वेश्चन पूछा, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास पहली कार कब है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा अविनीता जी ने, हर युवक का क्या सपना होता है कि उसके पास भी एक कार और गाड़ी हो, तो उसके पास पहली कार। धनराज ने इसका आंसर देते हुए बताया कि मेरी पहली कार एक सेकंड आर्माडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझे याद है। एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। अब विनीता जी ने इनसे प्रश्न पूछा था कि आपने कार कब खरीदी थी पहली, तो इन्होंने बताया कि मेरी पहली कार कैसी थी, सेकंड हैंड थी और उसका नाम था अरुणा। और वो कहाँ से मिली थी, मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक क्या हो गया था, मैं एक नामी खिलाड़ी बन चुका था, मेरे को लोग जानने लगे थे, काफी मेरी पहचान बन चुकी थी। मगर ये जरूरी तो नहीं होता कि शोहरत हो तो पैसा भी लेकर आए। मेरा नाम तो हो चुका था, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं था। मैं पैसे की कमी में, गरीबी में मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफर करता था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं टैक्सी में चढ़कर अकेला जाऊं। मुझे एक बार की बात याद है, क्या हुआ कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर था और किसी फोटोग्राफर ने भीड़ में मेरी एक फोटो खींचकर अगले दिन अखबार में छाप दी कि देखो, ये हॉकी का सितारा है पिल्ले, और अभी भी ये मुंबई के लोकल ट्रेनों में ही सफर करता है। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे अब लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लोकल ट्रेनों या बसों, जिस भी विकल्प को लगा लो, कि उनसे मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन मैं कर क्या सकता था, पैसे की तंगी थी, थोड़ा बहुत मैं कमाता था, उससे परिवार भी चलाना था और पैसे जमा करके बहन की शादी भी की थी। और हर महीने अपनी माँ के पास पुणे में भी मैं थोड़े बहुत पैसे भेजता था।
आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसको कब खरीदा मैंने? 2000 में। मगर वह किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं था, मेरी बहुत मेहनत की कमाई से खरीदी हुई कार है वो, जो अब मेरे पास है, फोर्ड आइकॉन। अगला सवाल किया विनीता जी ने, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? सफलता आपके लिए क्या महत्व? इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? लिए क्या महत्व है? आप सफल हुए तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या महत्व है आपके जीवन में उसके लिए? तो हॉकी को तो आपने इतना कुछ दिया अपनी जिंदगी में, लेकिन उसके बदले में आपको क्या कुछ मिला? आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए खेलते हुए? आपने इतना कुछ दिया हॉकी को, और आपको इसके बदले में क्या मिला, वो बताइए। तो धनराज पिल्ले बताने लगे, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 ईस्वी में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है, पर हम सब के लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब हॉकी ने इसको क्या दिया धनराज जी को, वो इन्होंने बताया कि खेलों ने क्या दिया। इनको कुछ इनाम मिला, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, इतने नहीं मिले थे जितने आजकल के खिलाड़ियों को इनाम में पैसे मिलते हैं। इसके मुकाबले तो कुछ नहीं मिलता था, बहुत ही कम रुपए उनको मिलते थे। और धनराज पिल्ले जी की पहले जिम्मेदारी क्या थी कि वह अपने परिवार की आर्थिक तंगी को, पैसों की दिक्कत को दूर करे, उन सबको एक अच्छी जिंदगी दे। विदेश में जाकर जो इन्होंने कमाई की, उससे इन्होंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, जो केवल 2 बेडरूम का था। वह छोटा जरूर था, लेकिन इनके परिवार के लिए वह काम चलाने लायक था, ठीक था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इनको पवई में एक फ्लैट दिया था। वह ऐसा फ्लैट था कि धनराज पिल्ले कहते हैं कि जिसे खरीदने की मेरी खुद की शायद कभी भी हैसियत नहीं हो पाती, यानी मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं होता शायद कि मैं उस घर को खरीद सकूं जो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है विनीता जी का। उन्होंने धनराज पिल्ले से लास्ट क्वेश्चन पूछा कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके साथ आपको एक ही मंच पर बैठने में कैसा महसूस होता है? तो धनराज जी ने कहा कि बहुत अच्छा, जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। अब धनराज जी ने क्या बताया कि सेलिब्रिटीज के साथ मंच पर बैठना कैसा लगता है, वो अपने मन की बात इन्होंने बताई कि बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति जी से मिले थे तब मुझे उस दिन ये महसूस हुआ था कि हम अब कितने खास हो गए हैं। किस कारण वे राष्ट्रपति जी से मिले? हॉकी खेल की वजह से। हॉकी खेल ने ही मुझे हर जगह प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी। हॉकी यदि मैं नहीं खेलता, इतनी ऊंचाई पर नहीं जाता, तो मुझे कोई भी नहीं जानता। अभी जो खेल हुए थे, इन खेलों में भी जगह जगह के खिलाड़ियों के नाम आए थे। आपके इधर हरियाणा का ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट का ही था नीरज चोपड़ा, उसका भी नाम आया था, और भी बहुत सारे थे। तो उनके बारे में आपने न्यूज में सुना भी होगा, अखबार में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी से भी वो मिले हैं, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया है। यदि वे नहीं खेलते तो वहां कैसे मिल सकते?
आप और हम जाकर मिल सकते हैं किसी बड़ी हस्ती से? नहीं मिल सकते ना। तो ऐसे ये खेलों की वजह से ही, जो धनराज जी ने कहा कि खेलों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया। जैसे कि अभी मैंने खिलाड़ियों के बारे में बताया था, कुछ खिलाड़ी थे कि जो खेल कर आते थे, चाहे कोई हार भी गया हो, उनसे भी प्रधानमंत्री जी मिले थे। आप मिल सकते हो जाकर के? नहीं, आप कुछ बड़े बन जाओगे तब जाकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी कोई राज्यपाल जो भी होते हैं, उनसे आप तभी मिल सकते हो। तो धनराज जी और विनीता जी के इस वार्तालाप को पाठ के द्वारा आपको एक शिक्षा देने के लिए ही यहाँ पर बताया गया है कि कोई बच्चा पढ़ाई में यदि अच्छा नहीं चल सकता, उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो वह खेलों में भाग ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ से आपको काफी शिक्षा लेनी चाहिए कि हर काम में व्यक्ति आगे जा सकता है, लेकिन अपना लक्ष्य बनाए। एक काम को छोड़कर दूसरे को नहीं पकड़ना, दूसरे को छोड़कर तीसरे को नहीं पकड़ना। अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित करे और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करे, जिससे क्या होता है, एक दिन वह अवश्य जीवन में सफल हो जाता है। चलिए जी, लेसन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा